ठीक है, तो लास्ट 2 क्लास हम लोगों ने थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ी थी, जो कि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग को यूज करना था। आज जो है धीरे धीरे हम लोग चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है कि ह्यूजेंस प्रिंसिपल को हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग लॉ पढ़े थे उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं इस वेव थ्योरी को यूज करके। ह्यूजेंस प्रिंसिपल यही था कि जो वेव फ्रंट बन रहे हैं उसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में मीडियम अगर सेम रहा या फिर डिफरेंट रहा, सेम टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रहा था, तो उन सब चीजों पे डिपेंडेंट। तो पहला हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट से कि ये हमारा मीडियम हो गया, ठीक है, ऊपर रेयरर है नीचे डेंसर है, जैसे कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। लेट से कि इधर प्लेन ऐसे लाइट जो है दो बीम को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे इस पे आ रहे हैं, ऐसे दो पैरेलल रेज इंसिडेंट रेज आ रहे हैं, इस सरफेस पे इंसिडेंट हुए हैं। ठीक है, ये इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो यही इसका वेव फ्रंट होगा। ठीक है, वेव फ्रंट जो होता है ऐसा परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर, उस पे लाइन पे भी परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पैरेलल लाइंस आ रहे हैं तो उसके जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेनर होता है, पैरेलली ऐसे होता है। जैसे रेज थे पैरेलल, तो इसके लिए हम बोले थे कि ऐसा प्लेनर जो होगा हमारा वेव फ्रंट होगा। तो वैसे ही हम ये वेव फ्रंट एक ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि हम बोल रहे हैं ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ठीक है, ये जो है हमारा मीडियम 1 है, ये जो है मीडियम 2 है। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है v2 है। ठीक है, v1 v2 जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, ऐसे अगर रेज इस पे पड़े हैं तो यहाँ से जहां से भी आया होगा यहाँ तक आने में दोनों टाइम ने सेम लगाया होगा। अब अगला मान लेते हैं कि ये नामकरण कर दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए से सी तक जाने में अगर लेट से कि टाइम टी लगा होगा तो ये डिस्टेंस जो होगा वो v1t होगा। ठीक है, यानी कि AC डिस्टेंस हमको दिख रहा है कि v1t होगा। और अगर हम यहाँ पे ये एंगल आंसर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ध्यान से देखो तो ये एंगल भी आई ही हमको दिख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल हमको 90 माइनस आई दिखेगा, तो वैसे ही ये भी हम आई बोल सकते हैं। अब आते हैं यस यहाँ सर। पे कि अब हम इस रे को 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, और 1 2 को कंसीडर करते हैं। जब ये रे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहुंच चुका है, यानी कि रे 1 पॉइंट बी पे पहुंच चुका है, तब तक रे 2 पॉइंट ए पे ही रहा होगा। अब अगले टी समय में जो है ये रे इधर कहीं ऐसा कुछ गया है, ये वाला एंगल हम लोग बोलते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये कितना चला होगा, तो यहाँ से भी जो रे निकला होगा वो यहाँ से सब परपेंडिकुलर ही कुछ रहा होगा। ये वेव फ्रंट अगर हम बनाए तो ये वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फिर से इस डिस्टेंस की बात करें, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है इसकी, यानी कि इसको अगर हम d बोल देते हैं तो BD डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, v2 इंटू टी। हम सेम टाइम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे वाले फिगर से अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल हमको ध्यान से एंगल आर दिख रहा होगा, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। तो हम अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, स्नेल्स लॉ क्या है हमको पता है, वही चीज प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने वेव फ्रंट के सहारा लिया और बोला कि ऐसा रेज गया होगा। अब हमको आई आर में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रेंगल ए बी सी, अगर ए बी सी ट्रेंगल को ध्यान से देखें तो साइन ऑफ आई जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है ए सी बाई बी सी।
यानी कि V1T बाई BC। वैसे ही फ्रॉम ट्रेंगल BCD, ट्रेंगल BCD से अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि साइन R इजकल टू BD बाई BC, यानी कि हम बोल सकते हैं ये है V2T बाई BC। अब हम स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन I बाई साइन R, तो वही हम फाइंड करते हैं। सो साइन I बाई साइन R क्या मिलेगा हमको, ध्यान से देखो तो ये V1 बाई V2 मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये चीज मिल रहा है साइन I बाई साइन R, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ऑल्सो वी नो डेट, हम लोग ये जानते हैं कि म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर लिखते हैं तो लिखते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1, दैट इज इक्वल टू V1 बाई V2, दैट इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2, क्योंकि म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड लेमडा होता है। तो इस चीज को इक्वेशन को यूज करते हैं, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है, साइन I बाई साइन R इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यही जो था हमारा स्नेल्स लॉ था। ठीक है, लॉ है तो हम लोग बोलते हैं लॉ को जनरली कि प्रूफ नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम वेव नेचर को मान के देख रहे हैं और ह्यूजेंस प्रिंसिपल को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये स्नेल्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरली बोर्ड के लिए है, इसलिए ध्यान रखना है। इस बात में किसी कोई दिक्कत तो बोलो। नो सर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉ यही था कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी चीज को प्रूव करना है। तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे दो पैरेलल ऐसे बीम को हम इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम दो पैरेलल बीम्स को इंसिडेंट किए, तो यहाँ पे अगर हम वेव फ्रंट फिर से वैसे ही ड्रॉ करें तो ये वेव फ्रंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसा। यहाँ से जो रे आया है वो कुछ एंगल पे ऐसा चला जाएगा, ठीक है, ये जाएगा। तो अगर हम इसका वेव फ्रंट यहाँ से ड्रॉ करें तो यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा, यहाँ पे ये पैरेलल यहाँ से भी निकलता, तो उसके दोनों आपस में जो होंगे जैसे भी जाएगा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ये जो रेड और ये डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा वेव फ्रंट है। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है वेव फ्रंट है। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये एंगल हमारा आई है, अगर वो एंगल आई है तो फिगर से और आई कौन सा बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, अगर आर, लेट से ये आर है, आई आर प्रूफ करना है तो ये 90 माइनस आर, तो ये हमको दिख रहा है कि ये आर होगा और ये एंगल आई होगा, दिख रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेड वाला जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है फर्स्ट रे से सेकेंड रे, तो हम आई आर ऐसा देख सकते हैं। अब हमको ये प्रूफ करना है कि आई और आर जो होगा दोनों सिमिलर होगा। सिमिलर होने के लिए हमको ये ट्रेंगल्स अगर दिख जाए, अगर इस पॉइंट को बोल देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल बी डी सी, ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, एक एंगल 90 डिग्री है और बी ए जो होगा, बी ए डिस्टेंस जो होगा वो
डीसी डिस्टेंस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में, इस रे को हम मिटा रहे हैं यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ये v1 इंटू टी है। सेम मीडियम में है तो बी भी बोल सकते हैं कि वो v1 इंटू टी ही होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो नहीं रहा है तो स्पीड चेंज होगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि बी ए इक्वल टू डी सी है ही, बीसी जो है वो कॉमन है और एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रेंट। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि ट्रेंगल एबीसी एंड ट्रेंगल बीडीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या कि आई इक्वल टू आर होगा। यस सर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल आर, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, भले ही हम लोग लॉ पढ़े हैं, आज तक इसका प्रूफ नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिए ही है, बाकी हमको उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ह्यूजेन प्रिंसिपल वेव थ्योरी को माने तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को हम प्रूफ कर सकते हैं, बकायदा देख भी रहे हैं। इसके बाद है, हम लोगों ने इंटरफेरेंस तो करा रहा था, उसका कंडीशन क्या है, यानी कि कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो टर्म यूज करेंगे हम, तो टर्म पहले लिख देते हैं। एक तो मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, ऐसे टर्म्स यूज होते हैं। जैसे मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, ऐसे टर्म्स यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोनोक्रोमेटिक बोल रहा है यानी कि जो हमारा सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए, यानी कि जो भी लाइट जा रहा है वो सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए, यानी कि दो दो तीन चार पांच जो भी हम सोर्स की बात करें, वेव्स की बात करें, सबका जो वेवलेंथ होना चाहिए वो एक ही से बराबर होना चाहिए। इसमें सिंगल वेवलेंथ, इसमें क्या हो जाएगा? टू वेवलेंथ, इसमें मोर देन टू। ठीक है, तो हम लोग ये सिंपल सा नाम, ठीक है, तो सिंपल है मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, तो उससे हमको ज्यादा लेना देना कंडीशन से नहीं है, लेकिन फिर भी टर्मिनोलॉजी। तो कंडीशन के लिए एक चीज और, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्स, ये क्या होता है? ठीक है, कोहेरेंट किसको कहेंगे, नॉन कोहेरेंट किसको कहेंगे? तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट वेव्स थे, तो उसका अगर हम फेज डिफरेंस लिखे थे फाई, तो हम लिख सकते हैं इसको कि के, जैसे अगर हम ऐसे लेते हैं, y इक्वल टू है a1 साइन ओमेगा 1t प्लस k1x। ठीक है, y2 है a2 साइन के को ओमेगा प्लस के x1 x2, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऐसा था, समय सेम। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ है तो के सेम रहेगा। मोनोक्रोमेटिक है यानी कि के हमारा, के क्या था? 2 पाई बाई लेमडा। तो मोनोक्रोमेटिक लिए हैं इसलिए लेमडा को हम सिंगल रखे हैं। खैर, यहाँ से अगर हम डेल्टा फाई लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, ओमेगा टी माइनस ओमेगा 1 टी प्लस के x2 - x1। ठीक है, ये दोनों क्या है? मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है। अब ये डेल्टा फाई जो है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये समय के साथ भी चेंज हो रहा है और पोजीशन के साथ भी, यानी कि चेंजेस विथ टाइम एज वेल एज पोजीशन। ठीक है, ये फेज डिफरेंस जो है समय के साथ और पोजीशन के साथ, दोनों के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसे सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन कोहेरेंट है। ठीक है,
ये चीज ध्यान में रखना है कि नॉन कोहेरेंट सोर्स यानी कि उसका जो पोजीशन एंड फेज डिफरेंस जो होगा, टाइम एंड पोजीशन यानी कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे समय के साथ भी चेंज हो रहा होगा उसका फेज डिफरेंस। ठीक है, ये चीज। बट अगर हम लोग ऐसा कर लें, लेकिन अगर हम चाहें कि अगर उस समय के साथ चेंज ना करे, समय के साथ चेंज ना करे, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फॉर कोहेरेंट, कोहेरेंट होने के लिए जो हमारा फेज होना चाहिए यानी डेल्टा फाई डज नॉट चेंज विथ टाइम होना चाहिए, समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर जगह पे डिफरेंट फेज हो सकता है, दूसरे जगह जाए डिफरेंट फेज हो जाए, लेकिन उस किसी एक पार्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं तो वहां समय के साथ साथ चेंज ना करे। अगर चेंज होगा समय के साथ तो क्या होगा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले केसेस में देखे हैं कि कहीं पे आ, हाँ मैक्सिमा आ रहा है, कहीं पे मिनिमा आ रहा है। अगर वो समय के साथ भी चेंज होता तो हम किसी पार्टिकुलर जगह पे ये नहीं कह सकते थे कि वहां पे मैक्सिमम ही रहेगा या मिनिमम ही रहेगा। ठीक है, पोजीशन के लिए तो हमने देखा था, लेकिन अगर समय के साथ फाई चेंज होता तो मैक्सिमा या मिनिमा भी चेंज हो रहा होता। तो इसीलिए हम लोग इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स लिखते हैं। कोहेरेंट सोर्स यानी डेल्टा फाई डज नॉट चेंज विथ टाइम। अगर ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज डेट कि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि ओमेगा वन। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होने चाहिए दोनों वेव्स के सेम होने चाहिए, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। यानी कि सिंपली हम याद कर सकते हैं कि अगर हमारा सोर्स कोहेरेंट है यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, ओमेगा जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो बोलेंगे कि वो भी same है। तो इंटरफेरेंस होने के लिए ये दो कंडीशंस होने चाहिए कि एक तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए और दूसरा कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी के लाइट निकलने चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां से हमको क्या मिला, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। हमको अगर देखना है तो होने को होगा, लेकिन हम विजिबल नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे उसको, प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे अगर समय के साथ चेंज हुआ तो। जो हमने हेडिंग दिया था, पहला, लाइट शुड बी कोहेरेंट, शुड बी, ठीक है, लाइट जो होने चाहिए कोहेरेंट होना चाहिए। सेकेंड, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, लाइट या सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक यानी कि दोनों का वेवलेंथ सेम, वेवलेंथ सेम यानी के सेम। ठीक है, पोजीशन के साथ फेज चेंज होगा, टाइम के साथ नहीं होने के लिए कोहेरेंट। ठीक है, तो ये दोनों अगर कंडीशन रहा तो हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट फेज डिफरेंस आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट फेज डिफरेंस आएगा तो कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा हमको मिलेगा। लेकिन अगर समय के साथ भी चेंज होता तो हो सकता था अभी हमने देखा वहां मैक्सिमा मिला, कुछ देर के बाद मिनिमा हो जाए, तो कंफ्यूजिंग होगा। इसीलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना है तो हम लोग ऐसा चीज को कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, एक वेवलेंथ होना चाहिए और एक ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को पूरा करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन फिर भी एक चीज माइंड में हमको रखना पड़ेगा कि लाइट सोर्स जो है होता आता कहाँ से, लाइट जनरेट कहाँ से होता है। तो लाइट जो है वो हम जानते हैं कि एटॉमिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम मोशन कर रहे होते हैं या फिर
एक सेल से दूसरे सेल पे छलांग लगाते हैं तो जो वेव निकलता है वो उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं, अगर विजिबल रीजन में रहा तो। ठीक है। तो लाइट जो है बल्क प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो एक इंडिविजुअल एटम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको आगे चल के, जैसे कि अगर एक सोर्स है तो उससे एक ही वेवलेंथ की लाइट निकले, एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट निकले, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर सेम टाइप का दो सोर्स है तब भी हम नहीं कह सकते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल रहा हो। ठीक है, तो इसलिए आगे हम लोग यही चीज को कंडीशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ पे सिंस लाइट इज नॉट बल्क प्रॉपर्टी, ठीक है, बल्क प्रॉपर्टी करने का मतलब पूरा जो हम बात कर रहे हैं, कोई भी मैटर है उसका पूरा से उसको लेना देना नहीं है, बल्कि while it is property of individual atom, एक एटम कैसा बिहेव कर रहा है उसके ऊपर ये लाइट का डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हम इंडिविजुअल एटम की बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइट एमिट करता है ये रैंडम और इंडिपेंडेंट तरीके से करता है, यानी कि एमिट लाइट randomly and independent. This implies independent कोहेरेंट सोर्स होने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स कैनॉट बी टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैनॉट बी कोहेरेंट। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैनॉट बी कोहेरेंट, यानी कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि ये सब चीजें हमको माइंड में रखना है कि अगर हमको इंटरफेरेंस लाइट का कराना है तो हमारा जो दो वेव्स आगे मिलने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए और साथ में कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट यानी कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम और वेवलेंथ सेम होगा, तब जाके हम लोग डिफरेंट जगहों पे हम ये फ्रिंजेस, जिसको हम बोलते हैं कि एक जगह डार्क बन रहा है एक जगह ब्राइट बनेगा, यानी कि एक जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सारे चीजें हमको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इतना बात अगर हम समझ गए हैं तो अब आगे चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। यंग का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट बोलते हैं हम लोग अगर ऐसा मान लेते हैं कि कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड है लेट से। अब हम एक ब्लेड लिए यहाँ पे ऐसा कट कर दिए, इधर कट कर दिए, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, बीच में गैप मिलता है। जैसे पन्नी या अपना पेज ही ले लिए, बुक का या कॉपी का पेज है, उसमें हम ब्लेड से काट दिए तो बहुत ही पतला सा एकदम हमको ओपनिंग मिल जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्लिट। ठीक है, तो एक कार्ड बोर्ड में उन्होंने दो दो स्लिट लगाए हैं, तो उसको इसलिए इसका नाम रखा गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो स्लिट क्या है वो बात समझ जाओगे। अब जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा सोर्स है, सोर्स है, इसको एस नॉट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हमको इंटरफेरेंस चाहिए तो मिनिमम दो सोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे,
भले भी हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास, उसमें हम लोग हमेशा 2 सोर्सेस लिए थे, तभी इंटरफेरेंस पॉसिबल है। ऐसे भी इंटरफेरेंस हम किसका कराएँगे, सिंगल सोर्स रहेगा तो। और लाइट के लिए अगर 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस ले लिए, तो कोहेरेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो इंटरफेरेंस दिखाने के लिए कोहेरेंट होना ज़रूरी है, तो सिंगल सोर्स हमारे पास। अब इसको डबल में कैसे करें? तो हमने क्या किया कि डबल स्लिट का कार्डबोर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हमने एक ऐसा कार्डबोर्ड यूज़ कर लिया। लेट्स से कि हम ऐसा कार्डबोर्ड यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है? ये जो हम गैप दिखा रहे हैं, ये हम स्लिट गैप दिखा रहे हैं, ठीक है? ये जो है दोनों, अगर ये जो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे गैप है, वो स्लिट दिखा रहे हैं कि वहाँ पे गैप, ठीक है? जैसा कि ये कार्डबोर्ड अगर हम सामने से देखें तो ऐसा कुछ दिखेगा, हम साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ से जो रेज़ निकल रहे होंगे, यानी कि यहाँ से जो रेज़ होंगे, वो ऐसा चारों तरफ जा रहा होगा, ठीक है? यानी कि अगर हम ऐसे वेव फ्रंट्स ड्रॉ करें, तो ऐसा वेव फ्रंट जा रहा होगा, यहाँ भी आया होगा, ठीक है? यानी कि ये जो स्लिट है, यहाँ दोनों जगह वेव फ्रंट पहुँचा। अब जो है ह्यूजेंस प्रिंसिपल से हम बोल सकते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि हर पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट रिप्रेजेंटेड एज अ सोर्स। तो क्या हमको यहाँ पे और यहाँ पे एक सोर्स नजर आया? तो इसको हम बोल दिए कि सोर्स 1 है, इसको बोल दिए सोर्स 2 है। ठीक है? यानी कि हमारा सिंगल लाइट सोर्स से अगर हमने डबल स्लिट बना के कार्डबोर्ड रख लिया, तो हमको 2-2 सोर्सेस नज़र आने लगे। अब ये दोनों सोर्स जो है सिंगल सोर्स से गए हैं, इसको हम लोग मिडिल पे रखते हैं, तो जो पाथ डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 हो, क्योंकि सिंगल सोर्स से इमिट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा। ये भी अगर हम मिडिल पॉइंट पे रखे होंगे, तो ये भी उतना ही डिस्टेंस चल के गया होगा, ये भी उतना ही डिस्टेंस चल के गया होगा, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। और यहाँ पे हमने 2 सोर्स पा लिए। एक सोर्स से 2 सोर्स पाने के लिए हमने ये डबल स्लिट यानी कि कार्डबोर्ड यूज़ करा है। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे लेट्स से कि हमारा स्क्रीन है, ठीक है? ये हमारा स्क्रीन है। इसके बाद की कहानी जो हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे वही चीज़ है। स्क्रीन है हमारा, यानी कि यहाँ से इसको अगर सोर्स समझ रहे हैं तो यहाँ से भी ऐसे कुछ लाइट्स निकल रहे होंगे, ठीक है? ऐसा वेव आगे की तरफ जा रहा होगा हर डायरेक्शन में। यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमको ऐसे रेज़ निकलते हुए जाता हुआ ऐसा कुछ मिलेगा। अब ये जो रेज़ जा रहे हैं यानी कि वेव फ्रंट हमने बनाया है, वो इस सरफेस पे जाके कहीं न कहीं आपस में इंटरफेरेंस हो रहे हैं। यहाँ भी देखो तो इंटरफेरेंस यहाँ पे भी हमको नज़र आ रहा है। यहाँ भी सब में इंटरफेरेंस हुआ है, मिले हैं, लेकिन हमको यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्ज़र्व करना है, तो स्क्रीन पे भी हमको यहाँ पे इंटरफेरेंस करते हुए नज़र आए होंगे आगे चल के। ठीक है? तो यहाँ पे इंटरफेरेंस इस स्क्रीन पे हमको मिला होगा, तो यहाँ पे कहीं पे डार्क बना होगा, कहीं पे ब्राइट बना होगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे ब्राइट है, फिर कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है? यानी कि ये सब चीज़ें हम बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव को ब्राइट बोलते हैं और डिस्ट्रक्टिव को डार्क बोलते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट। ठीक है? सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है? यानी कि फेज जो है समय के साथ-साथ चेंज ना हो। सवाल में हमेशा कोहेरेंट ऐसा करके देख, तो बात यही समझ जाना है कि कोहेरेंट कहने का मतलब क्या है, मोनोक्रोमैटिक कहने का मतलब
क्या है। क्लियर है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हम यहाँ पे स्क्रीन पे फ्रिंजेस पाते हैं, यानी कहीं पे डार्क सर्कल पाते हैं, कहीं पे ब्राइट पाते हैं, यानी कि जो लाइट इंटरफेरेंस कर रहा है वहां पे हमको कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे दो लाइट कंस्ट्रक्ट हुआ यानी कि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा तो इंटेंसिटी बढ़ा तो हम उसको बोलते हैं ब्राइट। जहां पे नहीं हुआ उसको बोलेंगे डार्क। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। तो ये चीज था हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकली अप्रोच करें, नहीं फॉर्मूला ये सब चीज देखें तो कैसे करेंगे। तो जो लास्ट क्लास हम लोग किए थे उसी से शुरू करते हैं। लेट से कि ये हमारे दो सोर्सेस हैं, S1 और ये सोर्स है S2। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए थे कि हमारा जो स्क्रीन रहे ऐसा परपेंडिकुलर है, तो अभी कराना था इसलिए। लेट से कैसा स्क्रीन है, ये जो दूरी दे रखा है ये कैपिटल डी दे रखा है। इन दोनों के बीच का दूरी हम स्मॉल डी है, जिसको हम बोल रहे हैं 3.2 लेम्डा। अब इन दोनों सोर्सेस से इस स्क्रीन पे बताओ कि नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना बनेंगे। ठीक है, यानी कि यही सब चीज अब चलते हुए हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो हमने एक्सप्लेन किया उसका जो भी फॉर्मूला ये सब यूज होंगे वो सारी चीज हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा लास्ट क्लास किए थे, उस हिसाब से ये जो है सेंट्रल पॉइंट लाइन है, दोनों का मिड पॉइंट। आ गया। हेलो, यहाँ पे अगर लाइट आता है रेड से S1 से और S2 से भी, तो हमको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा, 0। इन्फिनिटी पे जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स 3.2 लेम्डा। इधर भी डेल्टा एक्स 3.2 लेम्डा। हम काउंट कर लो, ये 0 है तो लेम्डा आएगा, 2 लेम्डा आएगा, 3 लेम्डा आएगा। इधर भी लेम्डा आएगा, 2 लेम्डा आएगा, 3 लेम्डा आएगा। नहीं, नंबर ऑफ मैक्सिमा हमको 7 दिख रहा है। मिनिमा तो 1 2 3 3 3 6 दिख रहा है। हेलो, यस सर, दिख रहा। ठीक है। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलते जाओ। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल। डी अगर 3.2 है तो ये हमको मिला 7 और 6। अगर हम बोलते कि 4 लेम्डा है तो बताओ कितना आएगा। तीनों के लिए सर अगर 4 हुआ तो मैक्सिमा भी 7 होगा और मिनिमा भी 7। 9 ना होगा, यहाँ पे यस भी सर, 4। यस सर, यस सर, 4 तो इंक्लूड करना, हाँ। हाँ, और इससे ये 9 कितना हो होगा। जाएगा, और मिनिमा 10। 10 आ रहा है। 1 2 3 4 8 ही ना आएगा। 4.5
5 तक 3.5 तक ही जाएंगे। 4 है, 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। 4.5 तो नहीं आएगा, तो 448 ही ना आएगा। यस सर। ठीक है, वैसे ही 5.6 में 5 5 10 1 11, मैक्सिमा क्या आएगा? 5 इधर, 5 ऊपर, 5 नीचे और बीच में 0, 11। यस सर। इसमें भी मैक्सिमा 11 है। मिनिमा की बात करें तो 5.5 तक जाएगा, यानी कि 0.5, 1.5, 2.5, 4.5, 5.5, यानी कि 10 आएगा। इसमें नहीं, 5.5 तक जाएगा ना। 0.5, 1.5, 2.5, 3.4, 6, 6, 12 आ रहा है। इसमें 10 आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे काउंट करके कर सकते हो, नहीं तो बुक में एक फॉर्मूला भी आता है, उसको लिख देते हैं। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर d बाई लेमडा प्लस 1। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, बुक में यही डायरेक्ट फॉर्मूला दिया रहता है और इसी से फाइंड कराता है। हम पहले बता दिए, अब जो अच्छा लगे। हमको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए, इस केस के लिए, तो इसको यूज करना है। ठीक है, चेक करके देख लो, सारा वही आ रहा है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको पता है क्या होता है? ठीक है, यस सर, पता है। अब देखते हैं पाथ डिफरेंस। ये हमारा S1, ये रहा S2। इन दोनों के बीच का दूरी D है, यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ लेट से कि हमारा स्क्रीन है। ये डिस्टेंस D है, ये दोनों के बीच का दूरी D है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो है सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से हमको y फाइंड करना है, y मिनिमम टू फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहाँ से एक रे गया होगा, एक यहाँ से रे आया होगा, दोनों आके आपस में यहाँ पे इंटरसेप्ट किया होगा। ठीक है, तो y मिनिमम क्या होगा? टू फाइंड फर्स्ट मैक्सिमा या फिर फर्स्ट मिनिमम। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमम के लिए y क्या हो? यहाँ तो हमको दिख रहा है कि यहाँ तो मैक्सिमा ही है, पाथ डिफरेंस 0 है। कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ ध्यान से देखें, तो हमको इस पॉइंट को अगर हम P बोल देते हैं तो पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे तभी जाके आएगा। तो फॉर पाथ डिफरेंस, ठीक है, अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना है जिसको हम डेल्टा x बोलते हैं, तो ये क्या आएगा? S2P माइनस S1P आएगा। S2P क्या होगा? तो यस हम सर। यहाँ से एक लाइन मिला दे रहे हैं और यहाँ से भी एक लाइन मिला देते हैं। चलो ठीक है, तो हमको S2P जो दिख रहा है, ये हमको डिस्टेंस है d/2। ठीक है, तो ये y हम y रख रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, अंडर रूट d² प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट d² प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये मिल रहा है, ये मिल रहा है डेल्टा x। ये आया ओरिजिनल, लेकिन मोस्टली केसेस में जो हमारा d होता है, यानी कि d होता है मच मच लेस देन कैपिटल D। ये तो होता ही है। ठीक है, साथ में एंड ऑल्सो लेमडा जो होता है वो d से बहुत छोटा होता है। ठीक है, y जो होगा वो भी बहुत छोटा होगा।
वेवलेंथ भी कम होता है। तो अगर हमको ये चीज लगाएंगे तो हम यहाँ पे इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? बोले थे कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग रेज को क्या मान लेते हैं कि पैरेलल जा रहा है, यही मानते हैं। तो इस केस में हम क्या मानेंगे कि यहाँ से अगर S1 है, ये S2 है, ये मान लेते हैं हमारा स्क्रीन है, तो ये जो रेज जा रहे हैं हमारा, वो ऐसे पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, जाके जहां भी मिल रहे होंगे ऐसा मान लेते हैं इस पॉइंट P पे मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा एंड ये एंगल भी थीटा। अगर पैरेलल है और हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ऐसा एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दें, तो इधर वाला पोर्शन जो है, लास्ट क्लास जैसे हमने डिस्कस करा था, इधर वाला पोर्शन का पाथ डिफरेंस तो 0 आएगा, दोनों रेज में जो पाथ डिफरेंस आएगा हमको यही मिल रहा है। तो ये भी एंगल हमको थीटा ही दिख रहा है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना है? डी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको पाथ डिफरेंस की अगर बात किया जाए तो पाथ डिफरेंस हमको डेल्टा एक्स क्या मिल रहा है? डी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमको पता है कि थीटा, यहाँ से ये वाई है, थीटा जो है वेरी स्मॉल है। ठीक है, थीटा जो है वाई जो होगा डी के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, थीटा बहुत स्मॉल है, ये हमको पता है, क्योंकि जो डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम लोग सारे चीज लिख रहे हैं, ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो ऑल्सो फ्रॉम फिगर हमको दिख रहा है tan ऑफ थीटा जो है ये y बाई डी है। ठीक है, और सिंस हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल एंगल, साइन ऑफ थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम लोग tan ऑफ थीटा जो कि हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से हमको दिख रहा है दिस इंप्लाइज दैट कि डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी बाई डी। ठीक है, यानी कि जो हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? वाई स्मॉल डी बाई डी। यहाँ पे 1, ये 2, यानी कि जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे वही चीज, फ्रॉम 1 एंड 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स हमको कितना मिल गया? वाई डी बाई डी। हमसे पूछा था y फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा के लिए डेल्टा x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? n लेमडा, पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो n लेमडा। दिस इंप्लाइज दैट कि वाई डी बाई डी जो होना चाहिए वो n लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से y कितना आ गया? n लेमडा डी बाई। ठीक है, यानी कि जो दूरी आएगा n जो है इंटीजर है, ये हमारा दूरी आएगा n लेमडा डी बाई डी। ठीक है, सिमिलरली फॉर मिनिमा हम बोल सकते हैं, हाँ हेलो, मिनिमा के लिए क्या करना था हमको? 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि वाई डी बाई डी हम रख देते हैं 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ से y क्या आ गया? 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2। ठीक है, यानी कि ये चीज है y इतने दूरी पे मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम यानी कि ब्राइट, और यहाँ पे क्या आएगा? मिनिमम, मिनिमम यानी कि डार्क। सर इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देंगे? रियल लाइफ जैसे जहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि प्रैक्टिकल में कोई ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। प्रैक्टिकली में उतना जैसे हम लोग थीन जो स्लिट बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे भी अगर बड़े कमरे में, जैसे अगर बहुत बड़ा कमरा हो
और एक एंड पे जैसे मान लेते हैं कि 2 बल्ब जल रहे हो, तो उसमें अगर चलोगे और ध्यान से देखोगे नीचे वाले सरफेस पे, ऊपर मान लो 2 बल्ब जल रहे हो तो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, ठीक है। नहीं बहुत माइनर, अगर बहुत ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है, ऐसे जनरली हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। कहे कि लाइट जो है ज्यादा ही हमको दिख रहा होता है, इतने कम लाइट जब जाएगा तभी जाके हमको ये ओरिजिनल में दिखेगा। और हम लोग जनरली जितने भी प्रैक्टिकल चीजें करते हैं वहां पे लाइट सफिशियंट होता है कि डार्क अगर बनता भी है तो हम लोग उसको देख नहीं पाते, बनने को बनता है। रूम में भी 2 अगर बल्ब है तो बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। और ये जो है पहला ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है जिसमें ऐसे फ्रिंजेस देखे गए थे, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस का ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको देखा गया था। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस, ये कंडीशंस याद रहने चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए कि रात में भी कोई उठा के पूछे तो बता दो यहाँ क्या होगा, ठीक है। इस चैप्टर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मैक्सिमा कहाँ, मिनिमा कहाँ। फर्स्ट पूछे तो n को 0 रखेंगे तो सेंट्रल, 1 रखेंगे तो उसको बना ही देते हैं। ये S1 है, S2 ये हमारा बात हो गया। इन दोनों के बीच में D है, इस डिस्टेंस D, ठीक है। अब n अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा, 0 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। n अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे हमको ब्राइट मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। अब 1 रखते जाएंगे तो n 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ डेल्टा x कितना आएगा तो लेमडा d बाई डी। फिर अगर रखेंगे तो डेल्टा x क्या आएगा 2 लेमडा d बाई डी। नहीं, पाथ डिफरेंस इतना आते जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, y, ठीक है, ठीक है। इतने दूरी पे अगर हम आएंगे यहाँ पे लेमडा डी बाई डी पे, तो फिर यहाँ लेमडा डी बाई डी पे आएंगे तो यानी कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा, इसको बोलेंगे सेकेंड मैक्सिमा, ठीक है। वैसे ही इधर जाएंगे नीचे भी, तो नीचे की तरफ ये फर्स्ट मैक्सिमा, उसके नीचे जाएंगे तो सेकेंड मैक्सिमा। क्लियर है? वैसे ही अगर हम इस वाले वैल्यू में मिनिमा वाले में n को 0 रखते हैं तो लेमडा डी बाई 2d आ रहा है, यानी कि y बाई 2 यहाँ पे आधा पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे आएगा। वैसे ही यहाँ पे सेकेंड मिनिमा, वैसे ही नीचे जाएंगे तो फर्स्ट मिनिमम, सेकेंड मिनिमम, ऐसा ही चलता जाएगा, ठीक है। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस है तो 0 है। मिनिमा के यहाँ का पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जो है तो वहाँ लेमडा बाई 2 आएगा, सेकेंड मैक्सिमा जो हम लिखे थे तो वहाँ लेमडा, फिर ऐसा ही चलता जाएगा, यानी कि इससे करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग। वैसे ही नीचे भी यहीं पे अगर हम डेल्टा फाई की बात करें फेज डिफरेंस की, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा 0, पाई, 2 पाई, फिर 2 पाई, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये 3 पाई हो जाएगा, 4 पाई, यानी कि जहां जहां पे इवन है वहां पे जो है मैक्सिमा, जहां पे ऑड है वहां पे मिनिमा। इंटेंसिटी की बात करते हैं, आई, तो आई जो है अगर हम I1 इक्वल टू I2 लिए हैं, तो का केस कर रहे हैं तो यहाँ पे आई जो होगा
4i होगा, फिर 0, फिर 4i, फिर 0, 4i, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसे सरफेसेस देखते हैं कि ऐसा, तो एक जगह हमको ब्राइट मिला है, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्राइट, डार्क जहाँ पे नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, ऐसा। तो जहाँ पे ब्राइट है वहां का इंटेंसिटी ज्यादा, जहाँ डार्क है वहां पे इंटेंसिटी कम, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि कर्व जो है हमारा इंटेंसिटी का, ये लाइन है 4i0, ये जो लाइन है वो 0, इंटेंसिटी ऐसा वेरी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर जो पहला मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना हो तो ये चीज आ रही है। इतना में अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, देख लो, सोच लो, फिर बोलो। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, लिख देते हैं 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, यहाँ पे फाइव का वैल्यू लिखे हैं, फाइव का वैल्यू पुट करेंगे तो ये चीज मिलता जाएगा। लो, इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये वाला कर्व देखना, एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ साफ साफ नहीं बना है। जहाँ पे मैक्सिमा, वहाँ पे ऐसा कुछ हम ज्यादा करीब करीब लग बना दिए हैं, थोड़ा दूर बनाना चाहिए था। ठीक है, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन सीधा रहेगा। ठीक है, 4i0 0, यहाँ से ये वाला चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 4i0 0 4i0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा यार, हमने अगर ऐसा स्क्रीन है हमारा, ठीक है, तो इस स्क्रीन पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट, ठीक है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट, वैसे ही ऊपर। ठीक है, ये हम ब्राइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जहां नहीं है ये डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं कि ये जो है सेंट्रल है, सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट है, इससे जो फर्स्ट ब्राइट है, इन दोनों का बीच का दूरी अगर हम निकालें तो यहाँ ध्यान से देखें तो कितना दूरी आ रहा है, यहाँ पे 0 ही है, यहाँ लेमडा डी बाई डी है। ठीक है, ये दूरी जो आ रहा है लेमडा डी बाई डी आ रहा है। ऐसे भी डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट्स, फ्रिंजेस बोलते हैं इसको, तो क्या निकालेंगे, y2 माइनस y1। ठीक है, यानी कि एक बार n को 2 रखे या फिर 3 रखे, और एक बार उससे एक कम वाला, तो ये तो लेमडा डी बाई डी तो हमारा बाहर आ जाएगा, यहाँ n2 माइनस n1 आएगा, दो सक्सेसिव, तो ये तो 1 ही आना है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंज विड्थ। ठीक है, दो सक्सेसिव, टू सक्सेसिव ब्राइट या फिर डार्क। ठीक है, दो सक्सेसिव ब्राइट या फिर डार्क, दोनों में से कोई भी हो, उनके बीच का अगर हम देखते हैं कि सेपरेशन, तो लेमडा डी बाई डी ही आएगा, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो। यानी कि अगर हम ये दोनों के बीच का दूरी भी अगर निकालेंगे तो ये भी हमको लेमडा डी बाई डी ही मिलेगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, यानी कि दो सक्सेसिव ब्राइट एंड डार्क जो हमारा
फ्रिंजेस बने हैं उनके बीच का विड्थ यानी कि दूरी। ठीक है, यस सर। इतना में कोई दिक्कत? ये क्या है? लेमडा डी बाई टी। कैपिटल डी क्या है? तो स्लिट वाला प्लेन और स्क्रीन के बीच का दूरी। एक और बहुत कम जगहों पे यूज होता है, लेकिन अगर कहीं दिख जाए तो छोड़ना नहीं है, इसलिए बता देते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बहुत कम जगहों पे यूज होगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा दोनों स्लिट्स थे, ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे ब्राइट है, ये डार्क बोल रहे हैं, फिर ब्राइट है। तो दो ब्राइट के बीच का दूरी को लेट्स से ये और ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर से ही देख रहे हैं, ये जो हम दो ब्राइट के बीच का दूरी या दो डार्क के बीच का दूरी जो एंगल है, इसी को बोलते हैं हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो इसको हम लोग थीटा बी से लिखते हैं। ठीक है, थीटा बीटा। ठीक है, ये क्या आएगा? तो ये ध्यान से देखे तो ये कैपिटल डी है और ये जो डिस्टेंस है वो बीटा है। तो हम बहुत ही स्मॉल एंगल है, इसलिए हम बीटा बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं, यानी कि लेमडा डी बाई स्मॉल डी डिवाइड बाई डी, यानी कि हमको लेमडा बाई डी मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। बहुत कम जगहों पे यूज होता है, लेकिन अगर कहीं दिख जाए तो सिंपल है, लेमडा बाई डी। फ्रिंज विड्थ था लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये है लेमडा बाई सिंपली डी, यानी बीटा बाई डी। इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा जो स्लिट है वो अगर मिल रहा है तो डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, और ये आया हमारा फ्रिंज विड्थ। अब इस जो YDSC आया ये सिंपलेस्ट था, इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी किए गए। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, करो। डबल स्लिट अरेंजमेंट है, वेवलेंथ दे रखा है जो लाइट का यूज हुआ है 589 नैनोमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि फॉर दिस वेवलेंथ एंगुलर सेपरेशन जो है वो है 3.5 इंटू 10⁻³ रेडियन। एंगुलर सेपरेशन यानी कि थीटा बी का ही बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि फाइंड लेमडा so that angular separation is 10% greater। फाइंड करो। आ गया।
सिंपल सा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि थीटा बी लैम्डा बाई डी होता है, डी में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको 10% बढ़ा रहे हैं, लैम्डा को भी 10% बढ़ाना पड़ेगा, और हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट में YDSC कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन में डी दे रखा है 1.5 मीटर, स्मॉल डी है 0.15 मिलीमीटर, एंड लेमडा है 6500 एंगस्ट्रम। हमको बीटा फाइंड करने बोल रहा है। आ गया? So 6.5 into 10 to the power 5. पर जाएगा 4 6। 5 ही आ रहा है। अबे 3 है तो 7 6, 6 में से 3 गया, 3 ना होगा? यस सर 3 होगा। 3 होगा, -3। चेक कर लो अपने। ठीक है, यहाँ से ऊपर गया एक 10 आ जाएगा 15, यहाँ से ऊपर जाएगा 4, यानी -6 to 4। 4 में से यूज कर रहे हैं तो -3 होगा सर। तो एक साथ ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, बोल रहा है थर्ड ब्राइट फ्रिंज, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए वाई जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 3 लेमडा डी बाई डी, यानी कि हम 3 इंटू बीटा कर सकते हैं। इसमें 3 से मल्टीपल कर देंगे, 19.5 मिलीमीटर कर सकते हैं। 10 का पावर -3 है तो मिलीमीटर कर सकते हैं इतना। ठीक है, तो ऐसे से बहुत सारे सवाल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि कभी पूछेगा 9th बताओ, ये बताओ बताओ। जैसे कि क्वेश्चन टाइम बचा है नया चीज करने का, हो गया 21। चलो तो क्वेश्चन ही करते हैं, मॉडिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसका डी यानी कि YDSC का क्वेश्चन है।
डी जो है 0.5 मिलीमीटर है, ठीक है। डी जो दे रखा है 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। बोल रहा है कि इट इज फाउंड एट 9th ब्राइट फ्रिंज from the center is at distance 8.835 millimeter। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज इज एट डिस्टेंस इतना फ्रॉम सेकेंड बोल रहा है, सेकेंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। फ्रॉम सेंटर फाइंड लेमडा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो, फॉर्मूला है, यूज करो। So इस from चैप्टर में जो है second branch friend from center. सेकेंड डार्क फ्रिंज जो है वो फ्रॉम सेंटर है। ठीक है। अब जैसे कि सेंटर हो गया तो यहाँ से ये सेकेंड डार्क, फिर ये 9th ब्राइट, ये डिस्टेंस दे रखा है। सेकेंड कितना आ जाएगा, 2n+1 था, 0 1, तो 0 1 1 रखेंगे, +1 3/2 लैम्डा t/t। अब इन दोनों के बीच का दूरी जो दे रखा है दे रखा है, निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। Yes sir. ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देंगे, यानी YDSC के मॉडिफिकेशंस, क्या क्या मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, ठीक है, और उसको न्यूमेरिकल्स में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो भी रेज है सीधा सीधा जा रहा है, फेज डिफरेंस 0 है। हो सकता है कि रेज पैरेलली आए, ठीक है, और किसी एंगल पे आए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम उठा के पानी में पुट कर दें, किसी एक जो S1 S2 बन रहा था, किसी एक सोर्स पे हम स्लैब लगा दे, ग्लास स्लैब लगा दे, लेंस लगा दे, क्या होगा,
ठीक है, तो वैसे वैसे बहुत सारे के वेरिएशंस होते हैं, तो यही वेरिएशंस हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखने हैं। ठीक है, तो यस सब सर। वेरिएशंस देखने में मोस्टली 2 क्लास लगेंगे, और 2 क्लास के बाद फिर डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, फिर एंड करते हैं।